दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेंद्र चोला ग्रेट के बारे में। राजेंद्र द ग्रेट के रूप में जाना जाता है और इन्हें भी जाना जाता है गंगईकोंडा। चोला कदराम कोंडन एक चोल सम्राट थे जिन्होंने सन 1014 और 1044 ईस्वी के बीच शासन किया था। लगभग 43 वर्षीय आयु में गद्दी पर बैठे थे, जिन्होंने 1012 सी से 1014 ईस्वी तक अपने पिता राजा प्रथम के अधीन सह रीजेंट के रूप में भी कार्य किया। राजेंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाले कुछ भारतीय राजाओं में से एक थे। उनके शासनकाल में चोल राजवंश का सबसे बड़ा विस्तार हुआ पूरे हिंद महासागर में व्यापार पर हावी रहा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजेंद्र द ग्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। राजेंद्र द ग्रेट का जन्म तंजावुर में राजा प्रथम और उनकी रानी वनवन महादेवी के यहाँ हुआ था। एक युवा राजकुमार और चोल सेना के सदस्य के रूप में उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों के साथ साथ अनुराधापुर के शासकों के खिलाफ कई विजय प्राप्त की। उन्होंने पूरे चेरा देश, पांड्या देश और श्रीलंका में कई विद्रोह भी किए। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू की गई अनुराधापुर की विजय को पूरा किया। श्रीलंका के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने कलिंग और वेंगई के राज्यों को हराया। उन्होंने लक्का दिवस और मालदीव के द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया था। इसका नाम उन्होंने मुन्निर पैंतो पनरियम रखा, जिसका अर्थ है 12,000 द्वीप और महासागर, जहाँ 3 पानी मिलते हैं। इन द्वीपों को बाद में सामरिक नौसैनिक अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया गया। अपने दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के दौरान राजेंद्र ने अपने शासनकाल के दौरान शाही प्रभुत्व हासिल करते हुए श्री विजय, दामबिलिंग और पेगू पर कब्जा कर लिया। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में पहले से मौजूद भारतीय प्रभाव को मजबूत किया। पालवंशी विजय के बाद राजेंद्र ने गंगईकोंडा चोलपुरम शहर का निर्माण किया, जिसे उन्होंने अंततः चोल साम्राज्य की राजधानी बना दिया। इस शहर में एक कृत्रिम झील के साथ साथ कई किलेबंदी और खंदक थे जो शाही महल को घेरे हुए थे। ये कई शताब्दियों तक राजधानी बना रहा और चोल साम्राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। राजेंद्र शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया और कई अन्य लोगों को उन्नत किया, जैसे कोनेश्वरम मंदिर। राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी भारत में कई बौद्ध स्तूप भी बनवाए। राजेंद्र के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य में व्यापार फला फूला। चोलों ने मलक्का, जलडम, भूमध्य और कई अन्य तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार आसान हो गया था। 11वीं शताब्दी के दौरान एम्पोरिया के नाम से जाने वाला व्यापार का एक नया रूप उभरने लगा। ये उनकी मांग के अनुसार माल निर्यात करने की प्रथा थी। चोलों के लिए व्यापार राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था, जिससे उन्हें अपने सेना और नौसेना बलों को बनाए रखने में मदद मिली। खमेर साम्राज्य अपने दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के दौरान राजेंद्र का एक प्रमुख सहयोगी और व्यापारिक भागीदार थे। चोलों ने सोंग चीन के साथ भी व्यापार किया। इसके परिणाम स्वरूप चोल सेना में चीनी जहाज़ों को शामिल किया गया। राजेंद्र अरब, उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के साथ मसाला व्यापार में भी लगे हुए थे। चोल साम्राज्य में अरब और तुर्क व्यापारियों को दस्तावेजीकरण किया गया था। राजेंद्र को उनके पुत्र राजधिराज प्रथम ने उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने सन 1044 से 1054 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र चोलन प्रथम ने भारतीय मुख्य भूमि में अपने युद्ध अभियान की शुरुआत की, जब वो अभी तक अपने पिता के सह राजदूत थे। सन 1012 में एक अभियान में मध्य तमिलनाडु, पश्चिम तमिलनाडु के वनवासी में अदुतुराई पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान निर्देशित किया उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोलीपाक्कई पर और सन 1013 में उसी पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त 2 अभियान राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने पिता राजा चोला प्रथम की ओर से किए गए थे। सन 1014 में उन्होंने उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र में इरताईपाडी एलराइलकम के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और अपने पिता की ओर से अपने राजधानी शहर मन्नाईकरक्कम दामोरेकट पर कब्जा कर लिया, जो 1006 में राजा चोलन द्वारा प्रारंभिक कब्जा करने के बाद इस रिवर्ट से मिला। सन 1014 ईस्वी में राजा चोलन प्रथम की मृत्यु के साथ और राजेंद्र चोलन प्रथम के स्वर्गारोहण के साथ उसी वर्ष चोल साम्राज्य के अगले सम्राट के रूप में उसके युद्ध अभियानों को जारी रखने में 2 साल का अंतराल था।
सन 1016 में उन्होंने पहली बार विदेश में एक अभियान श्रीलंका भेजा और पूरे अनुराधापुर किंगडम को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद सन 1017 में पूर्वी केरल के लिए एक अभियान चलाया गया और उदामलाई नाडु पर कब्जा कर लिया। राजेंद्र की सेना ने वर्ष 1018 में फिर से समुद्र पार किया और पाल कलंथीवम पर मालदीव और लक्षद्वीप के कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सन 1018 में केरल के पश्चिम में कवरत्ती द्वीप सेंडीमाथितु पर कब्जा कर लिया गया। सन 1019 में राजेंद्र चोलन ने उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र में एक दाईपाडी इलारेलकम के खिलाफ एक और अभियान भेजा। अब इसकी नई राजधानी कल्याणी में उत्तर कर्नाटक में जिसे चोल फिर से हार गए, लेकिन पूर्वी कर्नाटक के मोसांगी में एक लड़ाई के बाद फिर से कब्जा कर लिया। राजेंद्र चोलन प्रथम ने 2 साल के अंतराल के बाद भारतीय मुख्य भूमि में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जीतने में अधिक महत्वाकांक्षी हो गए। उन्होंने इस दिशा में अपना युद्ध अभियान वर्ष 1021 में दक्षिण छत्तीसगढ़ के सक्काराकोटम पर कब्जा करने के साथ शुरू किया। यहाँ से उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया और एक को उत्तर में गंगा नदी की दिशा में और दूसरे को उत्तर पश्चिम दिशा में भेज दिया, जब तक कि वो 2 अभियानों को पूरा होने तक खुद को सक्काराकोटम में तैनात नहीं कर लेते। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर राजेंद्र चोलन प्रथम की सेनाओं का अभियान संभवतः दक्षिण मध्य प्रदेश के मलावा के अपने सहयोगी परमार भोज की सहायता करने के लिए पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी के महमूद के आक्रमण से लड़ने के लिए और उन राज्यों को भी राहत देने के लिए था जो पहले से ही थे उनके आक्रमणों के शिकार हुए, अर्थात कन्याकुब्ज, मथुरा, तमरिकोणम, पंचपल्ली, मसूलीदेशम और अथिनगर। मलावा के भोज राजा और राजेंद्र चोल के बीच मौजूद संघ की पुष्टि दक्षिण महाराष्ट्र के बालगाम में एक शिलालेख से होती है जो चोलों को राजाओं में सबसे महान के रूप में संदर्भित करता है। कर्नाटक के कुलेनूर के एक अन्य अभिलेख से पुष्टि होती है कि ये संघ न केवल मलावा के भोज और राजेंद्र चोल के बीच था, बल्कि कलचुरिया के गंगे को भी शामिल करता था। दूसरा अभियान सक्काराकोटम से उत्तर में गंगा नदी की ओर गया और ओडिशा में ओल्टा विशायम, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोसलनाड, उत्तरी ओडिशा में ठंडाबुदी, दक्षिण झारखंड में ठक्काना, लादम, बांग्लादेश के वंगाला देशम, उत्तरी झारखंड के उत्तर लादम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। महान नदी गंगा तक पहुंचे चोल भारतीय मुख्य भूमि अभियान 1022 में समाप्त हुआ और इस एकल अभियान में उनकी सेना द्वारा जीते गए देशों का विवरण वर्ष 1023 में उनकी मीकीरीथी में शामिल किया गया। राजेंद्र की चोल सेना की चोल राजधानी में वापसी के साथ उनकी विजय अभियान से उत्तरापद और गंगा क्षेत्र के देशों में सन 1022 में राजेंद्र चोलन के शाही गुरु ईसाना पंडितर ने तमिलनाडु के पंडेल में एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम गंगई कोंडा चोलेश्वर मंदिर है। उनकी वापसी के साथ राजेंद्र चोलन ने गंगई कोंडन के रूप में एक नया शीर्षक दावा किया और गंगा अभियान के नेतृत्व करने वाले अपने छोटे भाई को गंगईकोंडा चोलन शीर्षक दिया। राजेंद्र चोलन प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नए शहर का निर्माण शुरू किया जिसमें गंगईकोंडा चोलेश्वरम नामक एक नया शिव मंदिर और चोल गंगम नामक एक बड़ा मंदिर पानी का टैंक था जहां से पवित्र जल लाया गया था। गंगा नदी मिश्रित थी। राजेंद्र चोलन के एसलाम कॉपर प्लेट्स में विशेष रूप से कहा गया है कि गंगा क्षेत्र के विजय के साथ ये राजेंद्र चोलन थे जिसने नए शहर गंगईकोंडा चोलपुरम, महान गंगईकोंडा चोलेश्वर मंदिर और पवित्र चोल गंगम टैंक का निर्माण किया था। अरियालुर जिला इस महान मंदिर गंगईकोंडा चोलेश्वरम में उन्होंने बनाया। करुवराई के पीठासीन देवता को गंगईकोंडा चोलेश्वर के रूप में भी जाना जाता था, जिसे पेरू वदेयार के रूप में भी जाना जाता था। लिंगम के रूप में भगवान शिव सबसे बड़ा लिंगम भारत और दुनिया भर में शिव मंदिर जिनकी परिधि 13 फीट और 20 फीट है, प्रशस्ति में राजेंद्र की विधियों का उल्लेख है। राजा राजेंद्र ने सन 1002 ईस्वी में अभियानों का नेतृत्व किया। इनमें राष्ट्रकूटों की विजय और पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ अभियान शामिल है। उन्होंने ये तोड़ के चालुक्य क्षेत्रों कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच रायचूर जिले का एक बड़ा हिस्सा, मैसूर के उत्तर पश्चिम में बनवासी और राजधानी मान्यखेता पर विजय प्राप्त की।
राजेंद्र ने भटकल में एक शिव मंदिर बनवाया। उन्होंने वर्तमान तेलंगाना में हैदराबाद के उत्तर में स्थित कोलिपक्कई पर भी विजय प्राप्त की। कोलोर राज्यों से तमिल में एक शिलालेख का एक अंश गोपुरकेसरी वनमारा श्री राजेंद्र 16 देव के शासनकाल के 8वें वर्ष में जो भाग्य की देवी स्थिर हो गए बढ़ते हुए और महान पृथ्वी की देवी, युद्ध में जीत की देवी और प्रसिद्धि की अतुलनीय देवी उनकी महान रानियां बनकर आरिंदी हुई कि अपने विस्तारित जीवन काल में अपनी महान युद्ध जैसी सेना विदेतुर्रे नाडु के साथ विजय प्राप्त की। वनवासी निरंतर जंगलों की एक बाढ़ से बंद हो गए। कोलिपक्कई जिसकी दीवारें सुल्ली के पेड़ों से घिरी हुई थी, मन्नई कड़क्कम जिसका किला दुर्गम था। सन 1018 और 19 ईस्वी में राजेंद्र ने पांड्या और चेरा पेरुमल साम्राज्यों में प्रवेश किया और दोनों देशों पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र ने अपने एक बेटे को जटावर्मन सुंदर चोल पांड्या शीर्षक के साथ वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया, जिसका मुख्यालय मदुरै के रूप में था। राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्यों के साथ कई लड़ाई लड़ी। सन 992 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक राजा प्रथम के शासनकाल के दौरान राजेंद्र ने रत्तेपदी, बनवासी और तोनूर जैसे कई शहरों पर छापा मारा और कब्जा कर लिया। सन 1015 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय पश्चिमी चालुक्यों का राजा बने। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सत्यश्रेय को हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, जो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए, और बाद में राजा प्रथम द्वारा श्रद्धांजलि देने वाले अधीनस्थ के रूप में सिंहासन पर बहाल किए गए। प्रारंभ में जयसिंह द्वितीय सफल रहे क्योंकि राजेंद्र श्रीलंका में अपने अभियानों में व्यस्त थे। सन 1021 ईस्वी में वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा विमलादित्य के निधन के बाद जयसिंह ने राजा नरेंद्र के दावों के खिलाफ विजयादित्य 7वें के सिंहासन के दावे का समर्थन किया। राजा नरेंद्र विमलादित्य और चोल राजकुमारी कुंडवई के पुत्र थे। राजेंद्र ने अपने भतीजे राजा को विजयादित्य को हराने में मदद की। राजेंद्र ने मस्की की लड़ाई में जयसिम्हा से लड़ाई लड़ी। उन्होंने 9 लाख की सेना का नेतृत्व किया और मस्की की लड़ाई सन 1019 से 1020 ईस्वी में जयसिम्हा द्वितीय को हराया। पूर्वी मोर्चे पर राजेंद्र चोल ने वेंगी में राजा चोल प्रथम की सेना का नेतृत्व किया और शासकों को युद्ध में निष्कासित कर दिया। उत्तर भारत में चोल अभियान में उनकी जीत के बाद वेंगी बाद में राजेंद्र चोल के भतीजे के राज्याभिषेक का स्थल था। श्री विजय सुमात्रा में पालेमबाग पर केंद्रित एक राज्य था जिस पर शैलेंद्र वंश का शासन था। महाराज तुंगवर्मन के शासनकाल के दौरान श्री विजय के राजा चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। महाराज तुंगवर्मन ने नागपट्टिनम में एक चूड़ामणि विहार का निर्माण किया। मारा का उत्तराधिकारी संग्रामा विजयतुंगवर्मन लिया। खमेर सम्राट सूर्यवर्मन प्रथम ने ताम्रलिंग राज्य पर युद्ध किया। सूर्यवर्मन प्रथम ने राजेंद्र से सहायता का अनुरोध किया। राजेंद्र चोल के साथ सूर्यवर्मन के गठबंधन के बारे में जानने के बाद ताम्रलिंग ने श्री विजय से सहायता का अनुरोध किया, जिसे संग्राम द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने अंततः श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ चोल अभियान का नेतृत्व किया। इस गठबंधन में कुछ हद तक धार्मिक बारीकियां भी थी, क्योंकि चोल साम्राज्य और खमेर साम्राज्य दोनों हिंदू शिववादी थे, जबकि ताम्रलिंग और श्री विजय महायान बौद्ध थे। खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने चोल वंश के राजेंद्र चोल प्रथम से ताम्रलिंग साम्राज्य के खिलाफ सहायता का अनुरोध किया। राजेंद्र चोल के साथ सूर्यवर्मन के गठबंधन के बारे में जानने के बाद ताम्रलिंग साम्राज्य ने श्री विजय राजा संग्राम विजयवर्मन से सहायता का अनुरोध किया। ये अंततः चोल साम्राज्य को श्री विजय साम्राज्य के साथ संघर्ष में ले आया। इस गठबंधन में कुछ हद तक धार्मिक बारीकियां भी थी, क्योंकि चोल और खमेर दोनों ही शिववादी हिंदू हैं, जबकि ताम्रलिंग और श्री विजय महान चोलों को समुद्री डकैती और विदेशी व्यापार दोनों से लाभान्वित होने के लिए जाना जाता है। कभी कभी चोल समुद्री यात्रा ने दक्षिण पूर्व एशिया तक एकमुश्त लूट और विजय प्राप्त की, जबकि श्री विजय ने 2 प्रमुख नौसैनिक चौक पॉइंट्स को नियंत्रित किया। मलक्का और सुंडा जलडमरुमध्य उस समय एक प्रमुख व्यापारिक साम्राज्य थे जिसके पास दुर्जय नौसैनिक बल थे। मलक्का जलडमरुमध्य के उत्तर पश्चिम उद्घाटन को प्रायद्वीप की ओर केदा से और सुमात्रान की ओर पन्नई से नियंत्रित किया गया था, जबकि मलयू
सन 1025 ईस्वी में राजेंद्र ने हिंद महासागर में चोल सेना का नेतृत्व किया और श्री विजय पर आक्रमण किया। मलेशिया और इंडोनेशिया में कई स्थानों पर हमला किया। चोल ने सुमात्रा में कादराम और पन्नई और मलय प्राद्वीप में मलायूर को बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र ने आधुनिक मलेशिया और दक्षिण थाईलैंड में ताबरलिंग और गंगानगर साम्राज्य पर भी हमला किया। चोल सेना ने शैलेंद्र राजवंश के आखिरी शासक संग्राम विजयन तंगवर्मन को पकड़ लिया। चोल हमलावर श्री विजय का खात्मा हुआ। चोल हमले के तहत श्री विजय की समुद्री शक्ति में गिरावट आई। इनके बाद चोल साम्राज्य ने श्री विजय के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें लिगोर, केदा और तुमास अब यानी कि सिंगापुर के बंदरगाह भी शामिल थे। चोल आक्रमण ने दक्षिण पूर्व एशिया में मणिग्रावम, अय्यावोले और एनुरवूर जैसे तमिल व्यापारी संघों के विस्तार को आगे बढ़ाया। अगली सदी के लिए दक्षिण भारत की तमिल व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना दबदबा कायम रखा। राजेंद्र चोल का अभियान मध्यकालीन मलय क्रॉनिकल सेजराह मेलाया में इसका भ्रष्ट रूप से राजा चुलन के रूप में उल्लेख किया गया है और मलय राजकुमारों के नाम चोलन या चुलन के साथ समाप्त होते हैं। जैसे पेराक के राजा चुलन। राजेंद्र चोल का एक रिकॉर्ड उन्हें उत्तरी सुमात्रा में लामुरी के राजा के रूप में वर्णित करता है। चोल हमलावर के कारण श्री विजय के शैलेंद्र राजवंश का पतन हुआ और चोल आक्रमण की 1025 ईस्वी में सुमात्रा से भारत के लिए महान बौद्ध विद्वान अतिश की वापसी यात्रा के साथ मेल खाता है। तबाही के बावजूद श्री विजय मंडल अभी भी बच गए, क्योंकि चोल हमलावर अंततः श्री विजय पर प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि हमला छोटा था और केवल लूट के लिए। फिर भी इस हमलावर ने श्री विजय अधिपत्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और कहूरीपन और उसके उत्तराधिकारी जावा में कैदिरी जैसे क्षेत्रीय राज्यों के गठन को सक्षम किया, जो तटीय और लंबी दूरी के व्यापार के बजाय कृषि पर आधारित थे। श्री देव को नए राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया और व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई। उन्होंने सन 1028 ईस्वी में चीन के दरबार में एक दूतावास भेजा। यद्यपि आक्रमण के बाद प्रत्यक्ष चोलन का कब्जा नहीं था और यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से अपरिवर्तित था। व्यापार में भारी परिणाम थे। तमिल व्यापारियों ने पारंपरिक रूप से मलय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित श्री विजय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और तमिल संघों का प्रभाव मलय प्राद्वीप और सुमात्रा के उत्तरी तट पर बढ़ गया। इस क्षेत्र में तमिल संघों की बढ़ती उपस्थिति के साथ श्री विजय और चोलों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। श्री विजय दरबार में चोल रईसों को स्वीकार किया गया और सन 1067 ईस्वी में दिवाकर या देवकला नामक एक चोल राजकुमार को चीन के शाही दरबार में श्री विजय राजदूत के रूप में भेजा गया। राजेंद्र चोल के भतीजे राजकुमार को बाद में 1070 ईस्वी में कुलोथुंगा चोल प्रथम के रूप में सिंहासन दिया गया। बाद में केदा विद्रोह के दौरान श्री विजय ने चोलों से मदद मांगी। 1068 ईस्वी में विराजेंद्र चोल ने श्री विजय को केदा को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक नौसैनिक छापा मारा। विराजेंद्र ने श्री विजय महाराज के अनुरोध पर केदा राजा को बहाल किया और केदा ने श्री विजय की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु सन 1044 ईस्वी में तमिलनाडु के वर्तमान तिरुवन्नामलाई जिले के ब्रह्मदेशम गांव में हुई थी। ये जानकारी उनके बेटे राजधिराज प्रथम के एक शिलालेख में दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि राजेंद्र की रानी वीरमहदेवी ने अपने पति की मृत्यु पर सती की थी और उनके अवशेषों को ब्रह्मदेशम में उसी कब्र में दफनाया गया था। इसमें कहा गया है कि रानी के भाई मधुरंतका परकेसरी वेलन, जो राजेंद्र की सेना में एक सेनापति थे, उन्होंने अपनी बहन की याद में उसी स्थान पर एक वाटर शेड का निर्माण किया। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर करें।